हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीचिंग बूथ। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, दैट इज द चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ना क्यों है। सो रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत बड़ा रोल है। अब किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे लिए यूजफुल है, पहले हम वो समझते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाया जाए वो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। एंड ऑल्सो वेरी यूजफुल इन स्पोर्ट्स। यस, स्पोर्ट्स में भी बहुत बड़ा रेलेवेंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो हुआ ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंपॉर्टेंट। तो अब हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने के लिए हम जल्दी से एक बार पॉलिनॉमियल रिकॉल करते हैं। अभी हमने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल अच्छे से समझा है। पॉलिनॉमियल में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल भी समझा था। पॉलिनॉमियल क्या है? एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट, वेरिएबल और एक्सपोनेंशियल टर्म्स आते हैं। देन उनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी देखा है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर पॉलिनॉमियल, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, और हाईएस्ट पावर जब 3 हो जाती है तो हम उसको क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। सो अब हमें समझना है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम फोकस करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल पे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिस पॉलिनॉमियल को हम ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक वेरिएबल है x और उस x की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। इट मीन्स इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है वो है 2। क्लियर? अब इस पॉलिनॉमियल को उठाकर मैं किसी भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल लिख दूं, तो जो ये नया एक्सप्रेशन हमें मिला है, इस एक्सप्रेशन का ही नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल को जब हमने किसी कांस्टेंट टर्म के इक्वल लिखा तो जो नया एक्सप्रेशन मिला उसी को बोला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब ये 2 कांस्टेंट टर्म्स हैं, c भी कांस्टेंट टर्म होती है और k भी कांस्टेंट टर्म है। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये दोनों कांस्टेंट टर्म एक कांस्टेंट टर्म बन जाएगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या हुई? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब यहाँ पे ये a, b और c क्या है? a, b, c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स। अब ध्यान हमें ये देना है कि जो x² का कॉफिशिएंट है दैट इज a, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एंड द वेरी सिंपल रीज़न ये हमें कहा गया है। क्यों? अब क्वाड्रेटिक होने के लिए हमें डिग्री 2 चाहिए। अब जिस वेरिएबल की पावर 2 है उसके कॉफिशिएंट को अगर हमने 0 बना दिया, अगर हमने यहाँ पर ये x² के कॉफिशिएंट को 0 बना दिया तो ये अल्टीमेटली क्या बन गया? 0 बन गया। तो जब x² वाली टर्म ही कैंसिल हो गई तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इक्वेशंस एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके सामने कुछ एग्जांपल्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसी भी एक्सप्रेशन को कब कहेंगे? जब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्डाइज फॉर्म को जस्टिफाई कर सके। कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? अब यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? यस, क्योंकि इसे हम ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्डाइज फॉर्म है। सो यहाँ पे a के प्लेस पर है 2, b के प्लेस पर x का कॉफिशिएंट 5 और c के प्लेस पर कांस्टेंट टर्म 3। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, x प्लस 2 इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x² माइनस 2x माइनस 3। तो पहले हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल डिसाइड वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, x इंटू x इंटू माइनस 1 प्लस 2 इंटू x
2 इंटू -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब हमने यहाँ पे लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग रहा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पे नया एक्सप्रेशन हमें मिला है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, √2x प्लस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर 2x स्क्वायर b स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 2 इंटू a इंटू b 2√x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। अब यहाँ पर हमने दोबारा लाइक टर्म्स को एक साथ में लिखा, 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2√6x माइनस प्लस 5x और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के प्लेस पर है 3। 3x स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर x का कॉफिशिएंट हमारे पास आया है 2√6 प्लस 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब जो हमें एक्सप्रेशन मिला है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? अगेन नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हमें एक्सप्रेशन मिला है उसकी हाईएस्ट पावर डिग्री जो है 1 है, एक्स स्क्वायर पावर 2 यहाँ पर हमें गिवन नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पर जो है हमारे पास वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में गिवन है। अभी हमने समझा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू रख रहे हैं किसी भी कांस्टेंट टर्म से। और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमने ये समझा है कि पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एक्सपोनेंशियल टर्म बट नेवर डिविजिबल बाय एनी वेरिएबल। या फिर हम कहें कि वेरिएबल की जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो वही कंडीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी अप्लाई होती है, बट यहाँ पे हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है, देन वी विल डिसाइड वेदर इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Now, taking the LCM of these two denominators, 2x minus 3 into x minus 5 is equal to 1. 2x minus 3, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास x minus 5, 2x minus 3, इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया 3x minus 8, और जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है यहाँ पे आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 15। अब यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखते हैं पहले, देन एक्स वाली टर्म्स माइनस 13x माइनस 3x माइनस 16x, देन 15 प्लस 8 वी गेट 23 इज इक्वल टू 0। अगेन हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन मिला है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्डाइज फॉर्म में गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a की प्लेस पर है 2, b के प्लेस पर है माइनस 16, c के प्लेस पर है 23, सो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब किस तरीके से रिलेट करता है। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी स्टैंडर्डाइज फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इट मीन्स जहाँ पे डिग्री हमें क्या मिलनी चाहिए? 2 मिलनी चाहिए। क्लियर? अब हमने समझा कि एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प चाहिए। अब यहाँ पे एक रूम है, रूम की हमें डायमेंशंस गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। रूम कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड शेप में है। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? यही फॉर्मूला होता है। सिमिलरली यहाँ पे अब हमें सर्कुलर शेप में क्लॉक दी है, अब इस क्लॉक का एरिया हमें कैलकुलेट करना हो तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? अब एक चीज हम यहाँ नोट कर रहे हैं कि जब हमने क्यूबॉइड का सरफेस एरिया देखा तो उसमें भी स्क्वायर यूनिट्स आया, सर्कल का एरिया देखा तो उसमें भी स्क्वायर आया। इट मीन्स किसी भी शेप, किसी भी फिगर का एरिया आप कैलकुलेट करो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में ही मिलता है, हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही मिलता है। क्लियर?
सिमिलरली टू कैलकुलेट द स्पीड, अब आगे फर्दर एग्जांपल्स में आप समझोगे कि हम स्पीड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। और अभी हमने समझा कि स्पोर्ट्स में भी यूजफुल है। अब कैसे यूजफुल है, अब यहाँ पे दो एग्जांपल्स गिवन है। ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है। अब इस बास्केटबॉल को बास्केट तक पहुँचाने के लिए जब यहाँ से वो फेंकेगा, बास्केटबॉल में जब वो पहुँचेगी तो वो किस तरीके का मोशन ले रही है, एक इन्वर्टेड यू शेप बना रही है। और एक इन्वर्टेड यू शेप हमने पहले भी पढ़ी है चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, कि जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे तो किस तरीके का रिप्रेजेंटेशन मिलता है, पैराबोला शेप में। और पैराबोला शेप कैसी होती है, या तो इन्वर्टेड यू या स्ट्रेट यू। तो जब कभी भी हमें इस तरीके का मोशन मिलेगा उसमें कौन सी इक्वेशंस यूज होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ फुटबॉल में भी फुटबॉल को नेट में उसने किक करना है कि उसका गोल हो जाए। तो अब यहाँ से जब वो बॉल को किक करेगा और यहाँ नेट तक जब वो पहुंचेगी, अगेन बॉल किस तरीके का मोशन ले रहा है, एक इन्वर्टेड यू शेप में, दैट इज पैराबोला शेप में। अगेन पैराबोला शेप तो हमेशा हमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में ही मिलती है। सो अब हमें क्लियर हो रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से रियल लाइफ में रोल प्ले करती है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंसेप्ट नंबर 2, रिप्रेजेंटिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर अ वर्ड प्रॉब्लम। अब हमने समझ लिया कि रियल लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे लिए कितनी ज़्यादा यूजफुल हैं। डे टू डे लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आएंगी जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब सिचुएशन हमारे सामने आ गई, अब उसको सॉल्व कैसे करें, उसके लिए तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फ्रेम करते हैं वो समझते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करने के सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई अननोन क्वांटिटीज। अननोन क्वांटिटीज मतलब कि क्वेश्चन में हमसे कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला गया है, हमसे पूछा क्या गया है। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट। उसके बाद जो चीज़ हम कैलकुलेट करनी है उसी को डिनोट कर देंगे वेरिएबल से। वेरिएबल्स के प्लेस पे एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, कोई भी अल्फ़ाबेट हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। स्टेप नंबर 2, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज इन अ मैथमेटिकल फॉर्म। उसके बाद जो आपने वेरिएबल से डिनोट किया है उस अननोन क्वांटिटीज का रिलेशनशिप, क्या वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ही हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फ्रेम करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive even integers is 168. Represent this statement in the form of equation. इस क्वेश्चन में 2 consecutive even integers का प्रोडक्ट हमें गिवन है और इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन की फॉर्म में। सो पहले समझते हैं कि consecutive किसे कहते हैं। consecutive का मतलब लगातार आने वाले नंबर्स। जैसे मैंने लिखा 1, 2, तो इसके बाद लगातार आएगा 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे बोला गया है कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। सो इवन इंटीजर माने जो 2 से डिविजिबल होते हैं। सो अगर मैंने एक इवन इंटीजर ले लिया 0 तो उसका नेक्स्ट इवन इंटीजर कौन सा होगा, 2, उसके नेक्स्ट 4, उसके नेक्स्ट 6, उसके नेक्स्ट 8 एंड सो ऑन। क्लियर। अब सिमिलरली यहाँ पे पूछा जाता है कि कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या है। सो अगर मैंने ऑड इंटीजर पहला ले लिया 1 तो उसका नेक्स्ट होगा 3, उसका नेक्स्ट होगा 5, उसका नेक्स्ट होगा 7 एंड सो ऑन। क्लियर। सो कंसेक्यूटिव का मतलब हमें क्लियर हो गया, लगातार आने वाले नंबर्स को कंसेक्यूटिव कहते हैं। कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं तो 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स, एक इंटीजर अगर फर्स्ट है, दूसरा सेकंड, हमने कि 2 इंटीजर्स है और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है। बट ना तो हमें फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर के बारे में पता है ना ही सेकंड के बारे में पता है। बट एक चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है कि वो कंसेक्यूटिव है, लगातार आ रहे हैं। तो इट मीन्स जो लगातार कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, उनमें 2-2 का गैप है। 0 + 2, 2, 2 + 2, 4, 4 + 2, 6 एंड सो ऑन। इट मीन्स सो इन दोनों इंटीजर्स में भी 2 का गैप होगा। तो अगर हम स्मॉलर इंटीजर हमें पता हो तो बिगर इंटीजर क्या होगा, उससे 2 बड़ा होगा। क्लियर। अब हम डिनोट करते हैं इन इंटीजर्स को वेरिएबल से। लेट द स्मॉलर इवन
इंटीजर बी एक्स, हमने डिनोट करा एक्स से। नाउ द बिगर consecutive even integer b। अब उसका नेक्स्ट जो कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर है वो क्या होगा, x प्लस 2 होगा। नाउ अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 में क्या है, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज। अब इन दोनों क्वांटिटीज, पहला इंटीजर दूसरा इंटीजर का प्रोडक्ट हमें गिवन है 168। फर्स्ट इंटीजर को हमने डिनोट किया है x से, दूसरे को किया है x प्लस 2 से, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है 168। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इज इक्वल टू 0। सो स्टेटमेंट को हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर, चलिए नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the side of a square is increased by 5 units, the area is increased 4 times. Find the length of the sides of the original square. तो यहाँ पर एक स्क्वायर की साइड और उसके एरिया के बारे में गिवन है कि अगर स्क्वायर की साइड को 5 यूनिट से इंक्रीज कर देते हैं तो उसका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। कितना, पहले वाले स्क्वायर से 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर, फाइंड द लेंथ। अब ओरिजिनल स्क्वायर की साइड की लेंथ बतानी है। क्लियर, सो यहाँ पे दो स्क्वायर्स की बात हो रही है, एक है ओरिजिनल स्क्वायर, एक है न्यू स्क्वायर। पहले स्क्वायर की कुछ साइड होगी, वो लेंथ हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो पहले स्क्वायर की जो साइड है वो है s यूनिट्स। हम मान के चलते हैं कि पहले स्क्वायर की जो डायमेंशन थी वो थी s यूनिट्स। अब हमने एक नया स्क्वायर बनाया और उसमें कुछ चेंजेस लेकर आए। हमने उस स्क्वायर की साइड को इंक्रीज कर दिया। पहले s यूनिट था, अब हमने स्क्वायर की यूनिट में 5 यूनिट्स का इंक्रीज करा तो उसकी साइड हो गई s प्लस 5 यूनिट्स। क्लियर, अब जब हमने स्क्वायर का साइड इंक्रीज कर दिया तो उसका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। जो एरिया अब न्यू स्क्वायर का होगा उसके बारे में हमें गिवन है दैट एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर्स एरिया। पहले जितना स्क्वायर का एरिया था उससे अब 4 गुना 4 टाइम्स एरिया इंक्रीज हो जाएगा। सो अब ये वो स्टेटमेंट है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रूल नंबर 1, जो हमें कैलकुलेट करना है उसी को डिनोट कर दो वेरिएबल से, और कैलकुलेट करना है ओरिजिनल स्क्वायर की साइड को। लेट द लेंथ of side of the original square हमने माना कि पहले वाले स्क्वायर की जो साइड थी वो है x यूनिट्स। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। सो x इंटू एक्स वी गेट x स्क्वायर यूनिट्स। सो ये एरिया आ गया ओरिजिनल स्क्वायर का। अब हमें देखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हमने ओरिजिनल स्क्वायर की साइड में कितना इंक्रीज किया, 5 यूनिट इंक्रीज किया तो नया स्क्वायर बना। सो अब साइड ऑफ न्यू स्क्वायर x प्लस 5 यूनिट्स। ठीक है, अब उसका एरिया भी इंक्रीज हो गया होगा। नाउ एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर पुराने वाले स्क्वायर का 4 टाइम्स है। अब स्क्वायर का फॉर्मूला तो सेम ही है, साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर्स एरिया। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई किया, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब इस स्टेटमेंट को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर, नोट करें इसे। अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स
and then travels a distance of 72 kilometers at an average speed of 6 kilometer more than its original speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its original average speed? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ट्रेन ने 2 डिफरेंट डिस्टेंस को ट्रेवल किया है. एक है डिस्टेंस 1 दैट इज 63 किलोमीटर्स, एक है डिस्टेंस 2 72 किलोमीटर्स. तो 2 डिस्टेंस एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है. 63 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसने कुछ स्पीड का यूज़ करा, वो स्पीड हमें गिवन नहीं है. एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स विच इज़ अननोन टू अस, हमें नहीं पता. उसके बाद जब उसने 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, अपनी स्पीड को बदला है. कितना बदला है? अपनी स्पीड को उसने इंक्रीज कर दिया पहली वाली स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो 72 किलोमीटर को कवर करने के लिए उसकी स्पीड पहली वाली स्पीड से 6 किलोमीटर इंक्रीज हो गई. तो न्यू स्पीड उसकी क्या बनी? S1 प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब डिस्टेंस 1 जो कि 63 किलोमीटर का था, उसको कवर करने के लिए अब वो कुछ टाइम भी ले रहा होगा, वो टाइम भी हमें गिवन नहीं है. 72 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए भी उसको कुछ टाइम लगा होगा, हमें वो भी गिवन नहीं है. गिवन है टोटल टाइम कि जब उसने 63 किलोमीटर और 72 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया तो टोटल उसको टाइम लगा है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 आवर्स. और इसी स्टेटमेंट को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन. क्लियर? चलिए. सो रूल नंबर 1, व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? वी नीड टू कैलकुलेट द ओरिजिनल एवरेज स्पीड. तो इसको डिनोट करते हैं वेरिएबल से. लेट द ट्रेन्स original average speed be x किलोमीटर पर आवर. हम मान के चलते हैं कि उसने 63 किलोमीटर को कवर करने के लिए x किलोमीटर पर आवर की स्पीड का यूज किया है. एट x किलोमीटर पर आवर ट्रेन ट्रेवल्स a distance of 63 किलोमीटर्स. ठीक है. अब 63 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए उसे कुछ टाइम भी लगा है. टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स. अब हम इस टाइम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हमें एक फॉर्मूला पता है दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो अब हम इसी फॉर्मूले का यूज करके अपना टाइम कैलकुलेट करेंगे. सो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर्स इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 63 किलोमीटर्स का और स्पीड है x किलोमीटर्स पर आवर की. तो उसको इतने आवर्स लगे टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 63 किलोमीटर्स. क्लियर? अब आते हैं 72 किलोमीटर्स के लिए. नाउ स्पीड of a train to travel 72 किलोमीटर्स पहली वाली स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हुई है. ठीक है. नाउ अब इसने कितना टाइम लिया है? टाइम टेकन बाय a train to travel 72 किलोमीटर्स. अब यहाँ पे भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो इतने आवर्स उसको लगे टू कंप्लीट अ जर्नी ऑफ 72 किलोमीटर्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब T1 और T1 जो टाइम 63 किलोमीटर्स के लिए लगा, T2 जो टाइम 72 किलोमीटर्स के लिए लगा, दोनों का टोटल टाइम हमें गिवन है 3 आवर्स. अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. 63 अपॉन x प्लस 72 अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 आवर्स. डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेते हैं. 63x प्लस 378 प्लस 72x x इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू 3. अब ये डिनोमिनेटर 3 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास रहा 135x प्लस 378 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 18x. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं
सो सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 117 प्लस 378 इज इक्वल टू 0। सो अब हमने इस स्टेटमेंट को भी रिप्रेजेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करें इसे।